तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन की माँ, उनका जो स्पिरिचुअल हो रहा था वो गायब हो जाता है और वो एक पगोड़ा के अंदर दिखाई जाती है। और जैसे ये अपनी आंखें खोलती है और थोड़े इनके आंखों में आंसू थे, तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो इनसे कहता है, कब तक तुम अपने उस पाप को छिपा के रखोगी। यानी ये बंदा मूचेन की बात कर रहा है। अब आगे तो आंटी सिंह का पूरा नाम किंग यानजिंग है और ये इनसे कहता है, बूढ़ा आदमी, कि तुमने उस छोटी बच्ची को ये स्क्रॉल दे दिया था ताकि तुम्हारे बच्चे को वो प्रोटेक्ट कर पाए। कहने का मतलब कि तुमने उसको ये स्क्रॉल इसलिए दिया ताकि हमारा दिमाग उस लड़की पर डाइवर्ट हो जाए और तुम्हारा बेटा उसके पावर को यूज़ कर पाए। पर आंटी जिंग कहती है, मैंने लिंगजी को कभी ऐसा समझा नहीं और वो स्क्रॉल उसने खुद चुना था और तुम लोगों ने तो उसके मेमोरी को भी सील कर दिया। इस दौरान ये ओल्ड मैन कहता है कि तुमने अपने डिवाइन मेरिडियंस, मुझे मालूम है, अपने बेटे को दे दिया है और उसे सील कर दिया उसके बॉडी में, तभी तो आज तक वो हमें मिल नहीं पाया। और ये उसके बाद कहता है, तुम इतनी टैलेंटेड थी, मतलब शायद 1000 सालों में हमारे क्लैन में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता था। अगर तुमने महा क्लैन के मोहेटियान से शादी कर लिया होता तो हमारा स्टेटस और बढ़ जाता। शायद हम इस दुनिया के कंट्रोलर भी बन जाते, क्योंकि मोहेटियान हेवनली सॉवरिन से भी ऊपर जा सकता है और तुम एक क्वीन रहती तब। अब ये सुन करके आंटी जिंग कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है। इस दौरान ये ओल्ड मैन कहता है कि लव के लिए इतना बकवास करना, यानी मूर्खता करना, क्या ये सही था। अपने डिवाइन मेरिडियंस को उस ब्लड लाइन ऑफ सीन को देना, क्या वो सही था। तुमने हमें पूरा एकदम लेट डाउन कर दिया है, जबकि हमारे क्लैन ने, यानी हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अब ये सुनकर के आंटी जिंग कहती है, माना कि मोहेटियान काफ़ी पावरफुल है, पर मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और आपको बस स्ट्रेंथ ही दिखता है, तो आपको लव के बारे में क्या पता रहेगा। अब इस दौरान ये ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारे इस सेल्फिश लव की वजह से हमारे क्लैन का क्या होगा। किंग यानजिंग भी कहती है, क्लैन मेरा भी प्राइड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम एरोगेंट में और प्राइड में बदल लें। इस दौरान ये ओल्ड मैन गुस्से में कहता कि जैसे ही उसका हमें पता चलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हालांकि वो हमारे ब्लड लाइन का है पर वो प्योर ब्लड लाइन का नहीं है। अब ये सुन करके आंटी जिंग को गुस्सा आता है और ये अपना फियर्स ऑरा रिलीज करती और कहती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो जाऊंगी, पर ये क्लैन भी फिर बचेगा नहीं। ग्रेट एल्डर भी इस समय हैरान थे और इस दौरान किंग यानजिंग खुद को शांत करती है। एक और एल्डर आते हैं और ये ग्रेट एल्डर और आंटी जिंग को शांत करते हैं। आंटी जिंग भी कहती, मैंने कुछ किया नहीं, पर ये ओल्ड मैन ये मुझे बार बार प्रेस कर रहा है। इस दौरान आंटी जिंग कहती कि जरूरी है कि ब्लड लाइन से ही कोई स्ट्रांग बने। इस दुनिया में कुछ और नाम है जो कि अपने दम पर लोअर रियल्म से आकर अभी टॉप लेवल पर बैठे हैं। इनका सीधा सीधा इशारा फ्लेम एम्परर की तरफ था और अगर आपको याद हो तो फ्लेम एम्परर की वजह से मोहेटियान को भागना पड़ा था। और उसके अलावा मार्शल एम्परर भी तो हैं, उन पर भी एक बार एक स्वॉर्ड सेंट ने अटैक कर दिया था, पर क्या हुआ, मार्शल एम्परर ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। आंटी जिंग का सीधा सीधा इशारा था कि इनका लड़का भी वैसा कर सकता है। फिर भी ये ग्रेट एल्डर कहता है, कुछ भी करो, हमारा जो एल्डर काउंसिल है तुम्हारे बच्चे को अपनाएगा तो नहीं। आंटी जिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, तुम्हारा मतलब, तुम जो डिसाइड करो। अगर ये क्लैन के लिए मेरी फीलिंग्स नहीं होती, ये अपने मन में कहती, तो तुम्हें मैं बताती। उसके बाद ये एल्डर्स यहाँ से निकल जाते हैं। आंटी जिंग इस दौरान मूचेन को याद करती है। इनको मालूम था कि ये बुढ़े मानेंगे नहीं और मूचेन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि मूचेन ने रास्ता चुन ही लिया है कि वो इधर आएगा, तो ये उसका साथ तो देंगी। वैसे तो ये मूचेन को हमेशा सेफ चाहती थी, हालांकि इनको मालूम था कि मूचेन को अभी समय लगेगा। ग्रेट 1000 वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है। इधर सीन शिफ्ट होता है और नॉर्दर्न सिटी ने, यानी अपने नॉर्दर्न एकेडमी ने, इसके बाद डेमोनिक ड्रैगन पैलेस पर वापस आने के बाद अटैक कर दिया था और इनका बचा खुचा साम्राज्य भी ये खत्म कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर इन्हें ब्लैक सॉवरिन वगैरह मिलते नहीं, क्योंकि वो पहले से ही आंटी जिंग के अटैक के कारण घायल था और कहीं भाग के छिप गया था। और मान लो फ्यूचर में उन्होंने अटैक भी किया तो अब उनका बेस पूरा हिल चुका था और सिटी को डिस्ट्रॉय करने का मेन काम नॉर्दर्न सी ड्रैगन करते हैं और अपनी लिंगजी। हालांकि इस दौरान जब ये सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो भी यहाँ पर एक आवाज़ पूछती है कि तुम हमारे डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के सिटी को तो खत्म कर दिए, पर हम वापस आएंगे। ब्लैक सोवरिन जब इस दौरान भाग रहा था तो नॉर्दर्न सी ड्रैगन के एक पंच के दौरान यह फिर से खून की उल्टी करता है और अपने ब्लडी मिस्ट टेक्निक से यहाँ से भाग जाता है। हालांकि फिलहाल नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से ब्लैक सोवरिन और डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का नाम मिट चुका था। इधर नॉर्दर्न एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब बच्चे ग्रैंड एकेडमी कंपटीशन का तैयारी करना शुरू कर दिए थे। फिलहाल चर्चे थे तो बस मूचेन के कि 1 साल के अंदर ही इस बच्चे ने ये वाला स्टेटस, यानी टॉप 3 वाला स्टेटस हासिल कर लिया था। इधर मूचेन अभी भी अपने फादर को याद करता है और कहता है, ओल्ड मैन, मैं जरूर मम्मी को लेकर आऊंगा। लूवरी जो कि इसके बाजू में बैठी थी वो समझ जाती है कि मूचेन फिलहाल आंटी जिंग को याद कर रहा है।
इधर मूचेन फाइनली जब वापस आता है अपने ख्यालों से तो लुओली को थोड़ा टीज करता है और कहता है कि मेरी मम भी तुम्हें लाइक करती है, तुम उन्हें बेटी कब दे रही हो। अब ये सुन करके लुओली थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करती, उसका चेहरा लाल हो जाता है और ये मूचेन से कहती है तुम कुछ ज्यादा ही अब हवा में बातें कर रहे हो, और अपने स्वर्ण से ये मूचेन के चेस्ट पर एक अटैक कर देती है। मूचेन अब ये कुछ कर भी नहीं सकता था, बस एक बिटर लाफ दे के रह जाता है। इस दौरान कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और मूचेन और लुओली को बुलाते हैं कि डीन टाई इन लोगों को बुला रहे हैं। मूचेन और बाकी सभी स्टूडेंट्स फिलहाल जायंट हॉल में पहुंचते हैं और डीन टाई अब सबको बताते हैं कि मैंने तुम लोगों को ग्रैंड स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के लिए, जो कि 6 महीने बाद है, उसके लिए बुलाया है। और ये फिर बताते हैं कि पिछले कंपटीशन में हमारा एकेडमी टॉप 5 में सबसे नीचे आया था, और अगर ऐसा चलता रहा तो हमें 5 ग्रेट एकेडमीज से नीचे खदेड़ दिया जाएगा। और कुछ एकेडमीज तो जो कि 5 ग्रेट एकेडमीज नहीं है, उनका भी रैंक अब हमसे ऊपर जा रहा है। बाकी जो 4 एकेडमीज थी वो नॉर्दर्न एकेडमी से थोड़ा पहले भी बनी थी, तो उनका बेस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब इस दौरान मूचेन बाकी एकेडमीज के जो टॉप स्टूडेंट्स फिलहाल हैं उनके बारे में पूछता है, और डीन भी बताते हैं हर एक एकेडमी से 4 ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्रेशर्स हैं तुम लोगों के जैसे ही, पर वो काफ़ी नाम कमा चुके हैं। और मूचेन को जैसा अंदेशा था कि जो स्पिरिचुअल सेंट एकेडमी है वहाँ का फ्रेशर, उसका नाम क्या है, फिर भी ये पूछ ही लेता है। डीन टाई बोलते हैं जी जुआन। मूचेन को पता ही था कि ये वही बंदा होगा। उसके बाद डीन टाई बताते हैं कि इस जी जुआन को जो सेंट एकेडमी के प्रिंसिपल है वो खुद सपोर्ट करते हैं, और मूचेन को इससे अपना पुराना बदला तो लेना ही था स्पिरिचुअल रोड का। इस दौरान मूचेन थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, तो लुओली इसके हाथ को पकड़ती है और इसे समझाती है। फिर ये नाम लेते हैं दूसरे एकेडमी जिसका नाम है मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी। वहां पर एक बंदा है वूलिंग। वूलिंग को भी मूचेन जानता था, ये उससे स्पिरिचुअल रोड में ही मिला था और इनका 2-3 बार बैटल हुआ था, जिसमें ये बराबर पर ही लगभग छोटे थे और ये बाद में अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उसके बाद एक और है अज्योर स्काई स्पिरिचुअल एकेडमी का लियू किंग यून। वैसे तो ये बंदा स्पिरिचुअल रोड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर यह बंदा विंड स्पिरिट क्लैन से आता है जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में टॉप क्लैन्स में से एक है, और इसका क्लैन में स्टेटस भी थोड़ा हाई है। इस दौरान कांगशे मीरियाड फिनिक्स एकेडमी के बारे में पूछ लेते हैं कि वहां का इस समय टॉपर कौन है। डीन टाई थोड़ा सा हंसते हैं कि वहां के टॉपर एक लड़की है जो कि स्पिरिचुअल रोड का क्राउन वाला पोजीशन लेके गई थी। लुओली को याद आता है कि जब इसका फाइट जी जुआन से हुआ था तो उसके बाद एक लड़की फाइनल जीत गई थी और उसका नाम था वैन किंग जुआन। लुओली पहले ही बोल देती है। मूचेन ने भी ये नाम सुना था, पर ये कभी उससे मिल नहीं पाया था। हालांकि ये लड़की ने स्पिरिचुअल रोड में पार्टिसिपेट किया था। अब इस दौरान कांगसेंग पूछते हैं तो इन 5 में अगर मूचेन को मिला लिया जाए फ्रेशर्स में तो सबसे पावरफुल कौन होगा। डीन टाई बोलते हैं अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मूचेन इनमें सबसे कमजोर है। हालांकि मूचेन का स्ट्रेंथ जो दिखता है वैसा है नहीं। मेन मैटर करेगा इन 6 महीनों में कौन क्या करता है, मतलब कैसा ट्रेनिंग लेता है, और वही इस बैटल के आउटकम को भी डिसाइड करेगा। अब कांगशेंग वगैरह समझ जाते हैं, तुरंत ही डीन से बोलते हैं कि डीन वो नॉर्दर्न 7 गेट वाला डोर ओपन कर दीजिए, हमें ट्रेन करना है। डीन टाई भी अब क्योंकि वो गेट बन चुका था तो बोलते हैं ठीक है। मूचेन भी इस समय नॉर्दर्न हेवेंस के डोर के लिए थोड़ा क्यूरियस तो था, क्योंकि हालांकि इसने मो जिंगटियान को मार तो दिया था पर इसका स्ट्रेंथ अभी भी काफी कम है और इसे भी काफी झेलना पड़ा था। और डीन बताते हैं फिलहाल टॉप 10 के बंदों के लिए नॉर्दर्न गेट खोलेगा। हालांकि इस दौरान नॉर्दर्न सी ड्रैगन आ जाते हैं और कहते हैं कि मूचेन को मैं ट्रेन करूंगा और एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। मूचेन फिर सोचता है ये तो सही नहीं है, हमारे एकेडमी में तो सबको बराबर का स्टेटस मिलता है, ऐसे तो सही नहीं रहेगा। पर नॉर्दर्न सी ड्रैगन कहते हैं क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ सबसे कम है, और ये कहते हैं कि डिवाइन बैप्टिज्म वाले जगह पे तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना तो पड़ेगा। और ये स्माइल देते हैं। इस समय ली जुआनटोंग, हे याओ, जाओ किंगसन और बाकी लोग मूचेन की तरफ देखते हैं कि यार ये लड़का, इसका ग्रोथ सच में काफी फास्ट है। और इस दौरान सुजुआन एक अलग स्माइल देते हैं। अब मूचेन को मालूम था कि इसे अब कुछ दिनों लुओली से अलग रहना पड़ेगा। लुओली भी इसे समझाती है कि कोई नहीं, 6 महीने अच्छे से ट्रेनिंग करो फिर हम मिलेंगे। और मूचेन की ट्रेनिंग स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे के लेवल 8 वाले जगह में होने वाली थी। डीन टाइप इस दौरान पूछते हैं कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन क्या मूचेन के लिए नॉर्दर्न गेट से वो जगह अच्छा रहेगा। नॉर्दर्न ड्रैगन बोलते हैं आप टेंशन मत लो। अब इधर अगले दिन मूचेन रैंक 8 के एरे में प्रवेश कर जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कांगशेंग वगैरह नॉर्दर्न हेवन गेट के तरफ मूव कर जाते हैं। और इस ट्रेनिंग में इन लोगों को हॉल मास्टर मोयू और एल्डर जूटियान मदद करने वाले थे। इधर नॉर्दर्न सी ड्रैगन मूचेन से जिजुआन के बारे में पूछते हैं, मतलब तुम्हारा उससे कुछ पंगा है क्या। मूचेन बोलता है हाँ, एक डेथ ग्रज है। ये सुनकर के नॉर्दर्न सी ड्रैगन बोलते हैं पर एक चीज जान लो, वो जिजुआन इतना सिंपल नहीं है। फिर
अगर देखा जाए उसका भी स्टेटस कुछ तुम्हारे जैसा ही है सेंट एकेडमी में, क्योंकि मुझे जितना सुनने को मिला था जी जुबान को एक मिशन के लिए बाहर भेजा गया था और उसने एक सेक्ट अकेले ही खत्म कर दिया। और उनमें तो 3 लोग ऐसे भी थे जो कि ह्यूमन डिजास्टर को पार कर गए थे, फिर भी उन्हें उसने हरा दिया था, और वो भी अकेले। मू चैन भी हैरान था कि एक सेक्ट को और 3 लोग इतने पावरफुल, यानी ये जी जुआन पहले से भी काफी पावरफुल हो गया। मू चैन को अब समझ में आ रहा था ट्रेनिंग इसको काफी हार्ड करना पड़ेगा अगर इन 6 महीनों में इसको पावरफुल बनना है तो। सी ड्रैगन भी कहते अगर तुम मेरी ट्रेनिंग रिसीव कर ली तो तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब मू चैन सी ड्रैगन से पूछते कि ट्रेनिंग किस प्रकार की होगी। सी ड्रैगन इसे बोलते हैं थंडर गॉड फिजिक का, और अभी तक तुम इसके 2 सील बना पाते हो, तो तुम्हें अब 4 सील तक कम से कम पहुंचना पड़ेगा। मू चैन को मालूम था ये काफी टफ होने वाला है, और जब ये 4 सील बना लेगा तो उसे क्वाड्रा रून लाइटनिंग फिजिक कहा जाएगा। तब इसकी फिजिकल बॉडी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और उनका प्लान सिंपल था, डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग से मू चैन पर अटैक किया जाएगा ताकि इसकी बॉडी धीरे धीरे टेम्पर्ड हो जाए। और सी ड्रैगन कहते हैं अगर तुम डर रहे हो तो ट्रेनिंग खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अगर उधर से कांगशिंग और जुआन टाउन ट्रेनिंग के बाद बाहर आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। मू चैन अब सोचता है और कहता है कि शुरू करिए, और नॉर्दर्न सी ड्रैगन अपने पाम से कई सारे ब्लैक लाइटनिंग अटैक मू चैन पर भेजने लगते हैं, और ये बोलते हैं लाइटनिंग कंट्रोलिंग टेक्निक्स। मू चैन बोलता है क्या ये भी एक डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट है? सी ड्रैगन हंसते हैं और कहते हैं बेटे ये डाइटी टायर नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर डिवाइन टेक्निक है। डिवाइन टेक्निक्स नॉर्मली सॉवरिन रियल्म के लोग भी कल्टीवेट करने में मुश्किल पाते हैं, और क्योंकि ये जो लाइटनिंग कंट्रोलिंग टेक्निक है ये थंडर गॉड फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, तो अगर तुम थंडर और लाइटनिंग को समझने लगे तो तुम इसे कल्टीवेट कर पाओगे, और इससे तुम लाइटनिंग और थंडर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और मू चैन को फिलहाल इन्होंने सी ऑफ लाइटनिंग में डाल दिया था, और इस दौरान ये मू चैन को लाइटनिंग गॉड लोटस पर बैठने को कहते हैं ताकि इसकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। अब धीरे धीरे मू चैन को दिखाया जाता है इसके बॉडी पर जो कपड़े थे लाइटनिंग के कारण गायब हो चुके थे। पेन को सहते हुए अब ये जो लाइटनिंग का मेन एरिया था उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और एक अटैक के कारण मू चैन 1000 मीटर दूर जाके गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है। यह डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग सच में काफी ज्यादा फ्राइटनिंग था। बार बार ये प्रयास करता है उस तरफ मूव करने का, पर हर बार ये जमीन पर आके गिरता था। इसके पीठ पर अब एक ब्लैक मार्क को देखा जा सकता था, और मू चैन को मालूम था अगर इस दुनिया में आपको कुछ हासिल करना है तो पेन तो लेना पड़ेगा। बिना बेटर ट्रेनिंग के आप स्ट्रांग नहीं बन सकते हो। बाहर खड़े नॉर्दर्न सी ड्रैगन इस सीन को देख रहे थे, हाथ इनके पीठ की तरफ थे, और बार बार मू चैन खून की उल्टी कर रहा था और बार बार ये आगे बढ़ता था। अभी तक मू चैन ने 18 बोल्ट डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को सह लिया था, और ये भी बोलते हैं यार ये लड़का लूनेटिक तो है। मू चैन अभी 5 और लाइटनिंग रिसीव कर लेता है, और अचानक से नॉर्दर्न सी ड्रैगन मू चैन के बाजू में प्रकट होते हैं और एक ब्लैक लाइटनिंग को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये फिर से मू चैन से कहते हैं कि फिलहाल अब तुम लाइटनिंग गॉड लोटस पर बैठ करके इन इंजरीज को हील करो, और उसके बाद दोबारा फिर ट्राई करना। मू चैन इनकी बात मान जाता है और ये अपने को रिकोपरेट करने लगता है, और अगले दिन फिर से ये सेम ट्रेनिंग करता है, और ये भी अब फील कर रहा था इसकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रही है। इस दौरान नॉर्दर्न सी ड्रैगन इसके कहते हैं कि तुम अपने को इतना पुश क्यों कर रहे हो, तुम्हारी माँ तो काफी स्ट्रांग है। पर मू चैन इस दौरान कहता है मेरी माँ पावरफुल है पर पापा नहीं है। कहने का मतलब सिंपल है पापा। नॉर्दर्न सी ड्रैगन अब इनको कुछ बातें नहीं पता थी, तो अब इन्हें समझ में आता है। तो अभी इसकी माँ मू चैन को बेसिकली लगता है किसी से, यानी उस क्लैन से प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर ये मू चैन को कुछ बताते नहीं है। इधर सीन शिफ्ट होता है और गेट ऑफ नॉर्दर्न हेवेंस को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो प्रेशर था उसे देख करके इन दिनों में जाओ किंगशन इसकी हालत खराब थी, पसीने छूट रहे थे, और इसके आगे में कांगशेंग, जुआन टांग और बाकी लोग दिखते हैं, और इनको मालूम था इन्हें यहाँ पर जितना दिन टिकना है टिकना पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्रांग नहीं बन सकते। पर इस दौरान फेंग यांग वगैरह फील करते हैं कि मानो इनकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी, और इनके बीच में एक लड़की थी जो कि आगे बढ़ते जा रही थी। जाओ किंगशन और बाकी जब देखते हैं कि एक लड़की इस प्रेशर को अगर झेल जा रही तो हम क्यों नहीं। इधर नॉर्दर्न सी ड्रैगन अभी भी देख रहे थे। 10 दिन बीत चुके थे और मू चैन लगातार इन डिवाइन लाइटनिंग से इनके अटैक्स रिसीव कर रहा था, और मू चैन इनके कुछ ऑरास को अपने बॉडी में सप्रेस भी कर रहा था। नॉर्दर्न सी ड्रैगन हैरान थे कि ये लड़का इसके पावर से अपना ब्रेक थ्रू भी करना चाहता है। और बात भी सही थी, अगर इंसान कन्वेंशनल ट्रेनिंग करे तो थंडर गॉड फिजिक 2 स्टार से 4 स्टार पर ले जाना 6 महीनों में असंभव सा था। और मू चैन शायद अपने वाले मेथड से, जो कि ये लाइटनिंग को धीरे धीरे कंडेंस कर रहा था अपनी बॉडी में, शायद ये काम कर सकता था। और इस दौरान समय बीतते जाता है। पूरे नॉर्दर्न एरिया में, खास करके एकेडमी में, एक शांति का माहौल था।
और डीन टाइवी अब समझने लगे। तो इस दौरान इन्होंने एक और घोषणा कर दी थी कि जो भी लड़का हेवनली कॉम्पिटिशन स्टेज में पहुंच जाएगा वो गेट ऑफ हेवंस में एंटर कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ते जा रहे थे। इधर फिर से मूचेन को दिखाया जाता है जिसके बॉडीज पर लगातार लाइटनिंग आके टकराती रहती थी, और अब तक 3 महीने बीत चुके थे और अभी भी मूचेन इस दौरान तीसरा मार्क बना नहीं पाया था। नॉर्दर्न सी ड्रैगन कहते हैं अब शायद इस लाइटनिंग से काम नहीं होगा, तो ये इसके पावर को अब बढ़ाने वाले थे। अब ये जो लाइटनिंग था इसे नॉर्दर्न सी ड्रैगन ने बहुत समय पहले सील किया था और इसे अब ये खोल देते हैं। और ये वाली लाइटनिंग जब मूचेन से टकराती है तो ये खून की उल्टी करने लगता है। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी सोचते हैं क्या मैं इसे सच में फिर से सील कर दूं, क्या मूचेन इसे संभाल पाएगा, और ये अपने पावर से फिलहाल मूचेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जब ये अपने ऑरा मूचेन को प्रोटेक्ट कर रहे थे तो एक साउंड ये सुनते हैं, जिसे सुनकर ये मूचेन को देखने लगते हैं जो कि लाइटनिंग से घिरा हुआ था और इसके बॉडी पर कुछ पैटर्न्स बन गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो जो सील है वो अब टूटने वाला है। मूचेन इधर अपनी आंखें खोलता है और ये कुछ हैंड सील्स बनाता है। मूचेन के बॉडी में जो डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग इकट्ठा हुई थी वो कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और मूचेन शायद इन्हें अब सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, और अगर ये कंट्रोल लूज कर देगा तो शायद ये मारा भी जा सकता है, यानी खुद ही एक्सप्लोड कर जाएगा। मूचेन को ये सब मालूम था, फिर भी ये ऐसा कर रहा था क्योंकि इन्हीं की मदद से ये अपना ब्रेक थ्रू करना चाहता था। मूचेन की बॉडी फिलहाल इस ऑरा की वजह से थोड़ी बड़ी होने लगती है और मूचेन की बॉडी पर अब तीसरा मार्क दिखाई देने लगता है और मूचेन के बॉडी पर जो ब्लडी पैटर्न्स थे ये भी गायब हो जाते हैं। नॉर्दर्न सी ड्रैगन अब इनको समझ में आता है, तो इसका तीसरा थंडर गॉड फिजिक मार्क बन चुका है। ये अच्छा कहा जा सकता है, पर 3 महीने की ट्रेनिंग तो हो चुकी है, शायद चौथा मार्क मुश्किल होगा। पर ये सोच ही रहे थे तभी ये मूचेन की तरफ देखते हैं कि ये अभी भी रुका नहीं है और मूचेन की बॉडी पर उसने जो लाइटिंग इकट्ठा किया ये अभी भी काफी तेजी से रोटेट कर रहे थे और एक और मार्क बनने लगता है। हालांकि इस दौरान मूचेन को काफी पेन हो रहा था जो कि शायद 100 गुना ज्यादा होगा, फिर भी इन्हें बर्दाश्त करता है। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी अब सोचते हैं क्योंकि इसकी माँ ने मेरा हेल्प किया था तो मुझे इसका एक बार हेल्प तो करना ही पड़ेगा, और ये अपने पावर से मूचेन को सपोर्ट करते हैं। और इस दौरान लाइटनिंग सी से एक लाइटनिंग लिक्विड काफी तेजी से मूचेन के फोरहेड की तरफ पड़ता है और ऐसा लग रहा था कि मूचेन की बॉडी अब ये संभाल नहीं पाएगा और ये एक्सप्लोड करने वाला था। हालांकि इन्हें ये बर्दाश्त करते रहता है और नॉर्दर्न सी ड्रैगन की मदद से अब ये जो लाइटनिंग था धीरे धीरे वीक होने लगता है और ये प्रोसेस लगभग 5 दिनों तक और चलता है। और इन 5 दिनों के बाद मूचेन ऐसा लग रहा था पहले से थोड़ा लंबा हो गया है और ये अपनी आंखें खोलता है। इसके चेस्ट पर चौथा मार्क भी बन चुका था, यानी इसने क्वाड्रा रूल लाइटनिंग फिजिक को ट्रेन कर लिया था। अब अगर ये देखा जाए तो अपनी फिजिकल बॉडी के दम पर ही कोई भी बंदा जो कि ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को पार कर गया हो उससे ये फाइट कर सकता था। अब जो भी लाइटनिंग मूचेन की बॉडी पर गिरती थी क्योंकि इसका लाइटनिंग गॉड फिजिक प्रमोट होकर के क्वाड्रा रूल लाइटनिंग फिजिक बन चुका था, तो रेजिस्टेंस काफी बढ़ चुका था। मूचेन भी अपने इस पावर को फील करता है। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी अब इसे देखकर एक सेटिस्फाइड स्माइल देते हैं और मूचेन भी इन्हें थैंक्स बोलता है। सी ड्रैगन अब इससे बोलते हैं क्योंकि तुम ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हेल्प तो करना ही था, लेकिन अब से तुम्हारी ट्रेनिंग कोई और करेगा, यानी तुम्हें असिस्ट कोई और करेगा। 3 महीने इधर बीत चुके थे। मूचेन सोचता है कि अब कौन करेगा। सी ड्रैगन कहते हैं एल्डर लिंगजी, और इस दौरान इनके चेहरे पर एक वो बदमाशी वाला स्माइल था और कहते हैं एक ब्यूटीफुल लेडी तुम्हें असिस्ट करना चाहती है और तुम्हारा रिलेशन भी उससे काफ़ी अच्छा है, तो तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मूचेन थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करता है और इन्हें बताने ही वाला था, फिर सोचता है कि क्या मतलब है, और ये यहाँ से अब निकल जाता है। जाने से पहले मूचेन इनसे पूछता है तो आप अभी अर्थ सोवरिन के लिए ब्रेक थ्रू करो। सी ड्रैगन भी बोलते हैं हाँ, इस जगह पर मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ। अब मैं तुमने जो मेरी मदद की थी लाइटनिंग पिल में उसके मदद से अर्थ सोवरिन बन जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो 9th ग्रेड सोवरिन से अर्थ सोवरिन में बस एक लेवल का फर्क है, पर यही फर्क जमीन और आसमान का है। अगर कोई बंदा अर्थ सोवरिन का हो तो वो लोअर गॉड क्लैन को संभाल सकता है। यही ख्याल अभी मूचेन के मन में आता है और नॉर्दर्न सी ड्रैगन अब इधर अपने कल्टीवेशन मोड में चले जाते हैं। मूचेन फिलहाल लिंगजी जिस माउंटेन पर रहती थी वहां पर पहुंच जाता है। मूचेन यहाँ पर पहुंचता है और इन्हें अभी देख ही रहा था, तभी लिंगजी जो कि अभी चाय पी रही थी वह कहती है क्या हुआ तुम्हें, और ये तुरंत ही अपने होश में आ जाता है। और मूचेन फिर कहता है एल्डर सिस्टर लिंगजी, आप पहले से भी ज़्यादा अभी सुंदर दिख रही हो। लिंगजी भी कहती है तुम्हारी उस फीमेल फ्रेंड से भी ज़्यादा। मूचेन समझ जाता है कि अगर मैं बदमाशी करूँगा तो ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ी खिलाड़ी है, और ये कहती है ये सब छोड़ो और ट्रेनिंग जो करना है वो बताओ। मूचेन इन्हें बताता है कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन के यहाँ इसने अपने फिजिकल बॉडी को फिलहाल ट्रेन कर लिया है, और इस दौरान मूचेन के फेस पर जो थोड़े बाल वगैरह आए हुए थे यानी इसकी दाढ़ी, लिंगजी से शेव वगैरह करने के लिए बोलती है। एकदम इस समय है इसकी बड़ी बहन ही लग रही थी।
और कुछ देर सोचने के बाद ये खुद मूचेन का दाढ़ी वगैरह साफ कर देती है और कहती है, एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे तुम्हारे फेस पर ऐसे दाढ़ी वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। अब मूचेन इस दौरान इनसे पूछता है कि आप मुझे ट्रेनिंग में क्या करवाने वाले हो। लिंगजी फिर भी तभी कहती है, कई मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी से तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर बढ़ सकता है। मूचेन कहता, नहीं वैसा तो नहीं कर सकते, और आप मुझे बार बार परेशान मत करो, माँ को पता चलेगा तो वो मुझे पीटेगी। और इस दौरान लिंगजी कहती, वो जो क्लैन है ना वहाँ पर जो इन स्क्रॉल प्रैक्टिस कर रहे ग्रेट पगोड़ा आर्ट का, वो अल्टीमेटली यंग स्क्रॉल वालों के लिए एज अ सर्वेंट ही काम करता है। मतलब इन स्क्रॉल वाले बंदे का पावर यंग स्क्रॉल वाला बंदा एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा कहा जाता है ये स्क्रॉल उसी को प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है जिसका स्टेटस थोड़ा लो होता है। मूचेन कहता, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, माँ कभी ऐसा चाहेंगी नहीं, और आप मेरी बड़ी बहन हो तो बड़ी बहन रहोगी, और कोई भी अगर आपको बुली करेगा तो मैं हूं ना। और आप ऐसे क्यों सोचती, अब आप ऐसे सोचो कि हम एक फैमिली है। लिंगजी मूचेन की इस बात को सुनकर अब थोड़ा अच्छा फील करती है, और मूचेन कहता है, लगता है जब आंटी जिंग से आप मिली यानी मेरी माँ से, तो आपको लगा कि मेरा स्टेटस ज़्यादा है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, और शायद आप जेलस हो। मूचेन इस समय स्माइल कर रहा था और इन्हें ये अपनी बातों से थोड़ा अच्छा फील करवाता है। लिंगजी इसे फिलहाल अपने इस सोच के लिए सॉरी बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, और ये कहता है कि मेरी माँ ऐसा नहीं है कि मुझे ढूंढ ली तो आपसे अपनी दूरी बना लेंगी, वैसा हो ही नहीं सकता। लिंगजी जो कि नॉर्मली काफ़ी कोल्ड रहती थी, ये सब सुनकर ये भी थोड़ा वार्म फील करती है, क्योंकि अपनी माँ को तो इन्होंने कभी देखा नहीं था, तो आंटी जिंग को ही ये अपनी माँ मानती थी। और अब ये सोचती, ये लड़का वैसे भी अभी वीक है और मेरा भाई भी है, तो इसे प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इस दौरान ये मूचेन से कहती है, तुम अभी वीक हो तो मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे। मूचेन कहता है, बस थोड़ा सा समय और मैं आपसे स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। और ये कहता है, जब आप ऐसे रहती हो तो काफ़ी क्यूट लगती हो, और अगर आप ऐसे रहो तो पता नहीं कितने लोग आपके ऊपर फिदा हो जाए। लिंगजी कहती है, अगर ऐसा बकवास किए तो अभी मैं तुम्हें बीटूंगी। और उसके बाद ये मूचेन से कहते हैं, सिंपल है, इस बार मैं तुम्हें ये स्क्रॉल जो है ग्रेट पगोड़ा आर्ट का सिखा दूंगी, तो तुम्हारा जो पगोड़ा आर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आंटी जिंग के पास उतना समय नहीं था तो उन्होंने ये काम मुझे सौंपा है। फिर भी मूचेन पूछता है, अगर आप इन जो ग्रेट पगोड़ा आर्ट का स्क्रॉल है मुझे ट्रांसमिट करोगी तो आपके पावर लेवल को कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। सिस्टर लिंगजी इससे कहती है, टेंशन मत लो, आंटी जिंग ने मुझे खुद ही बोला था और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मूचेन कहता है, तो मैं आपको जो यांग स्क्रॉल है वो सिखा देता हूँ। लिंगजी मना कर देती है और कहती, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, और वो जो यांग स्क्रॉल है उसे कोई भी ट्रेन नहीं कर सकता, उसके लिए ब्लड लाइन उस क्लैन का होना जरूरी है। और लिंगजी इससे कहती है, कल आना, कल से ट्रेनिंग करना, अभी तुमने वो वाली ट्रेनिंग खत्म की है। तो मूचेन भी फ्रेशर एरिया की तरफ लौट जाता है, पर जब ये जा रहा था तभी लिंगजी इससे मना करती है कि फ्रेशर एरिया में अभी लूली वगैरह भी नहीं है, तो तुम यहीं पर रहो, सुनेर से बोलकर मैं तुम्हारे लिए वो रूम साफ करवा देती हूँ। मूचेन बोलता है, लेकिन ऐसे तो आपको लोग जज करेंगे। लिंगजी कहती है, वैसे भी तुम मेरे भाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक लेक को दिखाया जाता है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा था और वहाँ पर एक फ्लक्चुएशन को फील किया जा सकता था, मानो वहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो स्पिरिचुअल लिक्विड के फॉर्म में हो। सूजुआन को वहाँ पर दिखाया जाता है जो कि लुओली की तरफ देखकर बोलती है कि तुम काफ़ी समय से ट्रेन कर रही हो, और इस जगह पर लुओली ने 3 दिन ट्रेन किया था। ये जो जगह था सबसे कंडेंस फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी वाला जगह था। दोनों बेसिकली यहाँ पर साथ में कल्टीवेट कर रहे थे, और लुओली कहती है, आप भी तो यहाँ पर अच्छे समय तक ट्रेन की। सूजुआन कहती है, मैं तो बस यहाँ पर 1 दिन ही टिक पाई, और कांग सिंह और जुआनटोंग वगैरह 2 दिन तक, पर हम तुम्हारे कंपेयर के नहीं है, तुम तो 3 दिन यहाँ पर टिक गई। हालांकि बॉयज़ का ट्रेनिंग जो स्पिरिचुअल लिक्विड वाला वो थोड़ा अलग। लुओली यहाँ पर कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर अभी ट्रेन करूँगी। सूजुआन इसे समझाती कि ऐसे तुम्हारी बॉडी इफेक्ट हो सकती है, पर लुओली कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मालूम है मैं अपने को ज़्यादा पुश नहीं करूँगी। सूजुआन एक चीज़ तो समझ गई थी, ये लुओली इतना ज़्यादा क्यों ट्रेन करती है, शायद इसके जो बर्डन है काफ़ी बड़ा है। लुओली अपने लुओ गॉड क्लैन के बारे में इन्हें ज़्यादा तो नहीं बता सकती थी, फिर भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर देती है कि इसे एक पावरफुल वॉरियर बनना पड़ेगा, तभी ये अपने क्लैन को संभाल सकती है। उसके बाद ये अपनी ट्रेनिंग में चली जाती है और कुछ बातें याद करती है कि मूचेन, मुझे मालूम है तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, पर मुझे भी तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इधर अगले दिन मूचेन को दिखाया जाता है और लिंगजी इससे 8th ग्रेड स्पिरिचुअल एरे की तरफ ले जाती है, और इस दौरान ये इसे बताती कि ये जो ग्रेट पगोड़ा आर्ट है ये सबसे बेसिक कल्टीवेशन है आंटी जिंग के क्लैन का। हालांकि इसे मास्टर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तुम्हारे पास ब्लड लाइन है, फिर भी तुम इसे पूरी तरह से मास्टर कर पाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद लिंगजी इससे यिन स्क्रॉल जो कि एक वाइट ब्रिलियंट लाइट था इसके माइंड में ट्रांसफर कर देती है और इसे फोकस करने के लिए बोलती है। अब मूचेन यिन और यांग दोनों को समझने लगता है
यांग तो इसके पास पहले से था, पर दोनों को कैसे एक साथ यूज करना है, कैसे मर्ज करना है। और ये जब यिन स्क्रॉल का वाइट लाइट इसके बॉडी में एंटर करता है तो इसका माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का एनर्जी था। कैसे भी करके ये खुद को काम डाउन करता है और धीरे धीरे ये यिन स्क्रॉल पर भी अब कंट्रोल पाने लगा था। और यिन स्क्रॉल को जो उसके एनर्जीज थी उन्हें ये कंडेंस कर लेता है। यानी जो फर्स्ट स्टेप था ये पार कर चुका था। अगला स्टेप था यिन और यांग को मर्ज करना। अब इसके स्पिरिचुअल ऑरा सीन में इसके डिवाइन सोल को दिखाया जाता है और अब ये हैंड सील्स बनाता है। जैसा ये हैंड सील बनाता है वैसा ही इसका डिवाइन सोल भी बनाता है। तो ये जो यिन स्क्रॉल था उसका एनर्जी वाइट कलर का था और वहीं अपना यांग स्क्रॉल जो कि मूव चैन प्रैक्टिस करता था वो ब्लैक एनर्जी था। अब दोनों को इसके बॉडी में एक साथ दिखाया जाता और ये एक कोयल का फॉर्म ले रहे थे, यानी वाइट एनर्जी का एक सांप जैसा आकार और उस पर लपेटा हुआ ब्लैक एनर्जी का स्क्रॉल। और मूचेन इन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। समय बीतते जाता है। फिलहाल मूचेन ये जो यिन सीड था उसे नर्चर कर चुका था और मूचेन जो आसपास का स्पेस था वहाँ के भी एनर्जी को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था। और बाहर खड़ी लिंगजी इसे बस फिलहाल देख रही थी। और यहाँ पर तभी डीन टाई, एल्डर ज़ूटियान और बाकी चारों एल्डर्स आते हैं और लिंगजी से कहते हैं ये जो चीज़ें आपने मांगा था ये रही वो। ये बेसिकली कुछ स्पिरिचुअल टूल्स थे। किसी का शेप टॉर्टवाइज के जैसा लग रहा था, शायद इनकी एबिलिटीज अलग है। लिंगजी इन्हें लेकर इन्हें थैंक्स बोलती है। डीन टाई पूछते क्या ये चीज़ें मूचेन के लिए है, क्योंकि लिंगजी ने पहली बार इन लोगों से कुछ चीज़ें मांगी थी। लिंगजी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि मूचेन जब इस आर्ट को कल्टीवेट कर लेगा तो कुछ पावरफुल लोग हैं जो इसे सेंस कर सकते हैं, तो इससे बचाने के लिए ये चीज़ मुझे यूज़ करना पड़ेगा। यानी एक स्पिरिचुअल एरे बनाना है जो कि इस ऑरा को यहीं पर सप्रेस कर दे, नहीं तो अगर वो लोग फेल किए तो मूचेन की जान खतरे में आ सकती है। और ये चीज़ इसे आंटी जिंग ने करने को बोला था और आंटी जिंग का नाम सुनते ही डीन टाई भी एक अलग जोन में चले जाते थे उस मिस्टीरियस लेडी को और उनके पावर को फील करके वो भी उस समय हैरान थे। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।